नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान एलडीसी एग्जाम्स को टारगेट करके क्लास ले रहे हैं और हमने मॉडर्न हिस्ट्री से इसकी शुरुआत करी थी और शुरुआत में हमने लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर आपको YouTube के माध्यम से चैनल पर मिल जाएंगे। आप उनको देखिएगा, जैसे मराठों का हस्तक्षेप, अंग्रेजों के साथ संधियां, और उसी का नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1857 की क्रांति। तो क्रांति के मतलब कुछ चीजों को समझिएगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। कुछ दो तीन चीजें आपके दिमाग में रखनी चाहिए आपको एग्जाम्स की दृष्टि से। एक तो आपको ये याद रखनी है कि भारत के अंदर क्रांति प्रारंभ होनी थी और उसकी एक डेट रखी गई थी 31 मई। 31 मई एक तिथि रखी गई थी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी, 31 मई के साथ साथ एक चीज आपको याद रखनी है कि 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है कि योजना बनाई गई 31 मई को हम करेंगे, और एक चीज और इसके साथ एक्स्ट्रा याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में रोटी और कमल, ये इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में जाने जाते हैं। हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ डिटेल हमको बेसिक पता होनी चाहिए। तो मंगल पांडे आपको याद रखना है, 31 मई आपको याद रखना है। 31 मई को योजना थी, लेकिन मंगल पांडे ने क्या काम किया आपको पता ही है सभी को। मंगल पांडे ने 29 मार्च के आसपास, 28-29 मार्च के आसपास अंग्रेजों से ये कहा कि जो आप एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग कर रहे हैं उस राइफल्स को हम विरोध करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ऐसा मंगल पांडे का विरोध था और विरोध के परिणाम स्वरूप उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक बेसिक जानकारी ये है। दूसरी आपको याद रखनी है, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, इसको याद रखिएगा। ब्रिटेन की महारानी का नाम था विक्टोरिया। एक आपको याद रखना, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। एक आपको ये याद रखना है। और एक आपको याद रखना है, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। पामस्टन। ये थोड़ी सी आपको नेशनल क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो 31 मई को क्रांति होनी थी, लेकिन उससे पहले रिवोल्ट कर दिया किसने, मंगल पांडे ने। सिंबल क्या रखा हुआ था, रोटी और कमल। महारानी विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की महारानी के तौर पर थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड कैनिंग थे। प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन थे। इन सबको आपको याद रखना है, एग्जाम्स में इनसे बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अब इसी को कंटिन्यूअस करते हैं। एक चीज और याद रख लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए क्रांति कहां से शुरू हुई, तो क्रांति कहते हैं 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी, क्योंकि आपको मेरठ को पढ़ना जरूरी है। मेरठ को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरठ में जो सबसे पहले रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट में मेरठ से एक बटालियन जिसका नाम था 15 नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो कहीं ना कहीं अजमेर आई थी। जो अजमेर आई थी, तो अब यहां पर अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि उसमें कुछ बटालियन के अंदर कहीं ना कहीं विद्रोही हो, तो हम क्या करते हैं कि अजमेर को सुरक्षित रखना पहली प्रायोरिटी थी। तो ये अजमेर आई थी, इसलिए इसको अजमेर से शिफ्ट करके कहां भेज दिया गया, नशीराबाद भेज दिया गया। और अब यहां पर जो बटालियन आई थी सिपाही, उनको ये लगा कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है और आप एक्स्ट्रा बटालियन बुला रहे हो, मुंबई से बुला रहे हो, ध्यान रखिएगा, मुंबई लासनर को आप बुला रहे हो, साथ साथ में आप घुड़सेना के रूप में बुला रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, और हो सकता है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आप बुला रहे हो, या आप फिर हमको गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हो। तो ये प्रारंभिक जानकारी है। तो आपसे पूछा जाएगा मेरठ जैसा विद्रोह राजस्थान में कहां हुआ, तो नसीराबाद छावनी में देखने को मिलता है। आगे की इसकी बात करेंगे, ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब राजस्थान की बात करें तो प्रशासनिक ढांचा क्या था, सबसे देखिएगा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे कौन होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे एजीजी, और एजीजी के नीचे जितने भी थे ये पॉलिटिकल एजेंट। और आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल के ऊपर कौन होता था, तो गवर्नर जनरल के ऊपर इंडियन मंत्री या भारतीय मंत्री होता था।
उसके ऊपर प्रधानमंत्री या संसद होती थी और उसके ऊपर महारानी विक्टोरिया यानी कि महारानी क्राउन हुआ करता था। ये पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा हुआ करता था जिस हिसाब से शासन किया करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब राजस्थान जो था, राजस्थान उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर आता था और उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था कोलविन। ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट कोलविन उसका नाम था। और ये कोलविन जो था इसका हेडक्वार्टर था कहां पर? आगरा में। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके नीचे है एजीजी। मैं पुरानी सारी बातें, पिछला वीडियो आप देखिएगा उसमें एजीजी कौन था, एजीजी से पहले अजमेर के अंदर कौन होता था, ये सब डिटेल में आपको पहले बता चुका हूं। आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो कोलविन का हेडक्वार्टर था, कोलविन बैठता था कहां पर? आगरा में। सबसे पहले जानकारी कोलविन को लगी होगी। कोलविन के नीचे आते थे एजीजी, और एजीजी जो था वो अजमेर में था, लेकिन वो आबू में ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, आबू उसको ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि ठंडा इलाका था। ठीक है, इसलिए आबू में ट्रांसफर। और जिस समय ये क्रांति हुई उस समय एजीजी जो था वो कहीं ना कहीं आबू के अंदर ही था, तो आबू तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में भी समय लगा। आप देखिएगा क्रांति हो रही है 10 मई को, लगभग आबू के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है 19 मई को क्या मिल रही है? सूचना मिल रही है किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। तो इतना समय लग गया। ठीक है, इसके अब इस पॉलिटिकल एजेंट के नीचे कौन होंगे? इन सबको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में अंग्रेजों के साथ जिसने संधि करी है उन सबको एजीजी लेटर लिखेंगे कि आप और हमारे बीच में अच्छे संबंध है, आपको हमारे प्रति वफादारी रखनी है, कोई भी विद्रोही अगर आपके क्षेत्र में आता है तो आप उसको शरण नहीं देंगे, आप तुरंत सूचना देंगे, हम सब मिलकर के इन विद्रोहियों का सामना करेंगे। ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, एजीजी लॉरेंस आबू के अंदर बैठा है, 19 मई को इसको सूचना मिलती है। इसके ऊपर कोलविन है, कोलविन कहां बैठा? आगरा के अंदर बैठा, इसको ध्यान रखिएगा। अब पॉलिटिकल एजेंट के रूप में एक है मेजर बर्टन, मैकमेसन। इन दोनों को याद रखें, इन दोनों की क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, बर्टन की भी और मैकमेसन की भी। भरतपुर का मोरिसन है, मोरिसन को ध्यान रखिएगा। जब मैसन की हत्या हो गई तो यहां पर कार्यवाहक के रूप में मोरिसन को लगाया गया, लेकिन मोरिसन का भरतपुर के अंदर भी विरोध हो रहा था। तो मोरिसन को आगे जब क्रांति बढ़ी तो मोरिसन को कहां भेज दिया गया? आगरा भेज दिया गया। कोलविन ने इसको कहा आप आगरा जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पर कहीं ना कहीं नए गवर्नर जनरल, नए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में निक्सन की नियुक्ति कर दी गई। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ईडन यहां पर है, उदयपुर में सावर्स है, और सिरोही के अंदर कौन है? जेडी हॉल है। इन सब पॉलिटिकल एजेंट्स को आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मिलान करने वाला पूछा जा सकता है। ये जनरली सब पढ़ते हैं। दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो जोधपुर मोरिसन को कार्यवाहक बनाया गया, और फिर मोरिसन को भी जुलाई के अंदर, जुलाई 1857 के आसपास आगरा भेज दिया गया कोलविन ने। क्यों? क्योंकि जनता विरोध कर रही थी किसका? मोरिसन का। मोरिसन जितना इंटरफेयर कर रहा था भरतपुर के अंदर, तो जनता के अंदर विरोध था। तो मोरिसन को हटा करके वहां किसको भेज दिया गया? निक्सन को भेज दिया गया। ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे ऊपर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के ऊपर भी बात करें तो मैंने कहा था लेफ्टिनेंट के ऊपर कौन है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा। और उसके नीचे एजीजी, और एजीजी के नीचे पॉलिटिकल एजेंट। इसके साथ साथ कई जगह पर आप रेजिडेंसी काउंसिल भी देखने को मिलती है। रेजिडेंसी काउंसिल क्या होती थी? जिस राजा का अल्पवयस्क पुत्र होता था या शासन को चलाने में अभी उतना समर्थ नहीं है, तो वहां पर एक रेजिडेंसी काउंसिल बनाई जाती थी, एक समूह बनाया जाता था जो शासन या प्रशासन को देखा करता था। तो ये व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अब देखिएगा उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो राजपुताना के पास 6 प्रमुख छावनियां थी और उनकी अपनी अपनी रेजिमेंट हुआ करती थी। छावनी नसीराबाद छावनी, और अजमेर उसका हेडक्वार्टर होता था। और यहीं पर ही, इस अजमेर में ही आई थी कौन? 15वीं इन्फेंट्री। कहां से? मेरठ से। यही मेरठ से आई थी। ठीक है, तो इसको यहां अजमेर में जब आई तो इसको यहां से, अजमेर से इसको कहां भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया, क्योंकि अजमेर में परिवार पूरा रहता था अंग्रेजों का, साथ में खजाना भी यहां पर था, तो ज्यादा सुरक्षित था। क्योंकि अजमेर पर कंट्रोल करने का मतलब है राजपुताना पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। नीमच एमपी के अंदर आपको देखने को मिलती है, इसका मुख्यालय ग्वालियर में। इसके अंदर रेजिमेंट जो हुआ करती थी, ये देखिए राजपुताना रेजिमेंट। एरिनपुरा पाली, जोधपुर लीजन यहां पर रहा करती थी। देवली टोंक के अंदर कोटा कंटीजेंट रहती थी। और ब्यावर अजमेर के अंदर मेरवाड़ा रेजिमेंट, और यहां पर भील रेजिमेंट। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखिएगा, ये दो छावनियां थी,
इसमें किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब इन 4 छावनियों में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है। पहली तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 6 छावनियां थी, 6 में से 2 में विद्रोह नहीं हुआ और 4 में के अंदर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह की शुरुआत होगी नसीराबाद छावनी से। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब थोड़ी सी लोकेशन भी देख लो, एरिनपुरा जोधपुर के आसपास, खेरवाड़ा आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी, नीमच यहाँ पर मंदसौर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, कोटा कैंची देवली टोंक में आपको देखने को मिलेगी, ये ब्यावर में है और ये नसीराबाद, ये दोनों की दोनों आपको पता ही आज की तारीख में अजमेर जो है, लेकिन ब्यावर तो नया जिला बन गया, अब न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नसीराबाद अभी भी नसीराबाद छावनी के रूप में जानी जाती है। नसीरुद्दौला, डेविड ओक्टरलोनी, ये सब जानकारियां मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। तो यहां पर 15 और 10th दोनों हैं, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में कौन आई थी, 15वीं एनआई आई थी, कहां से, मेरठ से, इसलिए यहां पर विद्रोह देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करें, अब विद्रोह के कारण क्या थे। विद्रोह के कारण देखिएगा, राज्यों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, 1817-18 की सारी संधियां मैं पढ़ा चुका हूं कि संधियां क्यों करी थी। तो संधियों का कारण क्या था, जो मराठे उत्पात कर रहे थे और पिंडारी, उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए जो राजपुताना के शासक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधियां करी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, उनकी विशेषाधिकार समाप्त हो गए। सामंतों के जितने भी विशेषाधिकार थे वो लगभग सारे के सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। कवि बांकीदास और राघवदास जैसे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहीं ना कहीं, जैसे वीर सत्सी जैसा साहित्य जो लिखा गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान, सूर्यमल मिश्रण, तो इस तरह के, और सूर्यमल मिश्रण भी थे, तो इस तरह के जो थे साहित्यकार, उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया है। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या थे, तत्कालीन कारण एक तो आपको ये याद रखना, एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर जो कारतूस लगते थे उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और उसकी जो सील पैक की गई थी उसमें कहते हैं गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। एक चीज तो ध्यान रखना। दूसरा, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग भी याद रखेगा। एनफील्ड राइफल्स का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग आपको ध्यान रखना, फर्स्ट प्रयोग इसका बहरामपुर छावनी में हुआ था। बहरामपुर छावनी में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। सेकंड इसका जो प्रयोग हुआ था वो बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर छावनी में इसका प्रयोग हुआ था, और यहीं पर ही क्या हुआ था, मंगल पांडे ने इसको चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है कि सबसे पहले एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग भारत के अंदर कहां हुआ, बहरामपुर। ये दोनों की दोनों छावनियां पश्चिम बंगाल में थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट बात करें, अब नसीराबाद से आंदोलन प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, जानकारी कब मिली है, सूचना आपको पता ही है कि सूचना मिल रही है, सूचना मिल रही है 19 मई को एजीजी को, लेकिन क्रांति शुरुआत कब हो रही है, 28 मई को हो रही है। ठीक है, अब 28 मई को क्या हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक विद्रोही है, उस विद्रोही का नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह विद्रोही है, किसका, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और उस समय जो अधिकारी है उसका नाम है पिचार्ड। पिचार्ड जो अधिकारी है, उस अधिकारी से कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अविश्वास हुआ है कि गाय और सुअर की चर्बी जो लगी हुई है, उनके बारे में बताएं मुझे कि ये बात वास्तविकता है या नहीं है। साथ साथ के अंदर क्या जो आटा है उसके अंदर हड्डियां, जानवरों की या पशुओं की हड्डियां मिलाई गई हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी चाह रहा था कौन, बख्तावर सिंह, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स या संतोषजनक उत्तर पिचार्ड के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बख्तावर सिंह और उसकी बटालियन ने विद्रोह कर दिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया, और जो यहां पर मेजर थे स्पोर्टिफुट और न्यूबरी, उन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हार्डी भी यहां पर घायल हो गए, और कहते हैं एक और अधिकारी था पेनी, जिसकी हार्ट अटैक से क्या हो गई, हार्ट अटैक से क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
ये और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इन सब ने यहां हत्या कर ली। अब यहां पर एक गलती करी इन्होंने यहां पर जो विद्रोह किया और पूरी की पूरी छावनी को तबाह कर दिया। इसके बाद ये दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली की तरफ ना जाकर के इनको अजमेर की तरफ जाना था और अजमेर पर अपना कंट्रोल स्थापित करना था। अगर अजमेर पर ये कंट्रोल स्थापित करते तो हो सकता है ये विद्रोह लंबे समय तक चलता और इसको एक अच्छी खासी सफलता मिलती, अपनी शर्तों के साथ सफलता मिलती, कुछ ना कुछ मिलती। लेकिन इन्होंने गलती करी, ये सारे के सारे कहां चले गए? विद्रोह करने के बाद दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच कर लिया और दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर के अंग्रेजों के द्वारा ये क्या हो गए? पराजित हो गए। ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए। तो कहां से शुरुआत हुई? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी से क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई थी वो आई कहां पर थी? वो अजमेर आई थी। और कहां से आई थी? मेरठ से आई थी। अंग्रेजों को डाउट हुआ तो उन्होंने इसको अजमेर की जगह कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। इसीलिए यहां पर विद्रोह देखने को आपको मिलता है। अब जब ये अजमेर आई तो आपको ध्यान रखना है, अजमेर से इसको भेज दिया गया तो अजमेर की सुरक्षा भी तो जरूरी थी। अजमेर की सुरक्षा जरूरी थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों में एक व्यक्ति को ध्यान रखिएगा आप, जिसका नाम है कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन ये कहीं ना कहीं यहां पर कमिश्नर के तौर पर या प्रशासक के तौर पर नियुक्त था। जब प्रशासक के तौर पर नियुक्त था तो इसकी काम था कि इस अजमेर को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो इसने मेर बटालियन को बुलाया, साथ साथ में मुंबई से एक और बटालियन को इसके द्वारा बुलाया गया, यूरोपियन टुकड़ी को कहीं ना कहीं बुलाया गया। दो काम ये किए गए। और तीसरा जो ब्यावर, जो इनके जहां कहीं विद्रोह नहीं हुआ था, उससे मेर बटालियन को भी बुलाया। तो ध्यान रखिएगा, इसने किस किस को बुलाया? इसने यूरोपियन टुकड़ी को, यूरोपियन टुकड़ी को बुलाया, जिसके अंदर यूरोप के सैनिक ज्यादा हुआ करते हैं, जिससे कंट्रोल करना क्या होगा? आसान होगा और आसानी से विद्रोहियों को दबाया जा सकेगा। दूसरा इसने बुलाया कौन सा? मेर बटालियन को, मेर रेजिमेंट को बुलाया। और मेर रेजिमेंट का उस समय हेड हुआ करता था कर्नल कर्मेली। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? या कर्नेली या कर्नेल, इसको भी जानते हैं। कर्नेली भी कर सकते हो, कार्नेल भी कर सकते हो, एक ही बात है। कई जगह आपको कार्नेल भी मिल जाएगा। इसका हेड हुआ करता था मेर रेजिमेंट का, तो उसको अजमेर बुला लिया। यूरोपियन को भी अजमेर बुला लिया। साथ साथ में जोधपुर का, मारवाड़ का शासक हुआ करता था, कौन सा? आपको याद रखना है, तख्त सिंह। तो तख्त सिंह से भी मांगी गई दुआएं, तो तख्त सिंह ने भी अपनी एक सेना भेजी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से भी सेना बुला ली और सेना का यहां पर नेतृत्व, यह भी ध्यान रखिएगा, सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सेना का नेतृत्व यहां पर कुशल राज सिंघवी के द्वारा किया गया। यह भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये सारी अजमेर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि अजमेर खजाना था और अजमेर को हर कीमत पर सुरक्षित रखना जरूरी था। परिवार का मामला था, शास्त्रागार था, तो सब तरीके से। और अजमेर पर कंट्रोल करने का मतलब है कि अभी अंग्रेजों के हाथ से चीजें निकली नहीं है। तो यहां पर नसीराबाद छावनी के जो विद्रोही थे उन्होंने गलती करी और उनको दिल्ली ना जाकर के अजमेर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। ये एक मिस्टेक उनसे हुई और ये जानकारी आपको नसीराबाद के बारे में मिलेगी। अब नसीराबाद के बाद, अब देखिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर, आटे में हड्डियां, ठीक है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था, कहां से आई थी? मेरठ से, अभी बताया मैंने। सैनिकों पर तोपखाने का, सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। मेजर स्पुटविट न्यूबरी मारे गए, लोक और हार्डी घायल हो गए। साथ साथ में पेनी को, जो अधिकारी थे, उसको क्या आ गया? अटैक आ गया, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। छावनी लूट ली गई और दिल्ली की तरफ इन्होंने क्या करा? कूच किया। और कहते हैं 18 जून को ये कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। ये जानकारी आपको बेसिक सी होनी चाहिए नसीराबाद के अंदर। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, अगला विरोध होगा वो होगा नीमच छावनी में। नीमच एमपी में पड़ता है, लेकिन इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो मेवाड़ के पास था। प्रशासनिक नियंत्रण मेवाड़ के पास। जब मेवाड़ के पास था तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां क्या हो रहा है? यहां साहब
2 जून की रात को, किसको, 2 जून की रात को यहां पर एक घटना हो रही है। कर्नल एबोट वफादारी की शपथ दिला रहा है। कर्नल एबोट कह रहा आप वफादारी की शपथ लो, आप किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करोगे। अब इसी समय जो यहां पर विद्रोही होते हैं उसमें एक व्यक्ति होता है मोहम्मद बेग। वो क्या करता है, मोहम्मद अली बेग, उसको ध्यान रखिएगा। और ये कौन है, एबोट। अब एबोट को मोहम्मद अली बेग क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप हम पर शपथ दिला रहे हो विश्वास करने की, हम आपसे उम्मीद क्यों करें, क्यों, क्योंकि आपने गलत तरीके से अवध को हड़प लिया है। आपने अवध पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया गया, लेकिन वो अवध वो था जो लगभग 1765 से आपके कंट्रोल में इनडायरेक्ट रूप से था, आपकी सहायता करता था, आपके लगातार वफादार था। इलाहाबाद संधि के तहत उसके बाद लगातार आपको सबसे ज्यादा सैनिक, सबसे ज्यादा सहायता कौन देने वाला था, अवध था। और आपने उसको भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी आपने वादा खिलाफी करी। और अब आप हमसे क्यों उम्मीद करते हो कि हम भी आपके साथ क्या करें, वादा निभाएं, ये जानकारी मिलती है। तो ये विरोध होता है और 3 जून की रात को तोप खाने पर विद्रोह होगा, आगजनी होगी। अंग्रेज अधिकारी अपने बचाव के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए कहां भागेंगे, डुंगला भागेंगे। ध्यान रखिएगा, डुंगला, यहां से कहां भागे, डुंगला। और डुंगला के अंदर एक किसान है जिसका नाम है रूगाराम। रूगाराम किसान ने अपने घर में उनको शरण दी। मानवीयता की शरण होती है, परिवार और बच्चों को क्या देनी चाहिए, शरण देनी चाहिए। हमारी प्रकृति है, भारतीयों की ये प्रकृति है। तो उसने बच्चों और सब परिवार को क्या दी, शपथ, वो उनको शरण दी। और बाद में आ गए कौन, कैप्टन सावर्स। और कैप्टन सावर्स इनको अपनी सेना के साथ सुरक्षा से कहां लेकर के चले गए, इनको उदयपुर ले गए साहब। और उदयपुर के अंदर आपको पता ही है उदयपुर का शासक कौन है, स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने कहा कि इन स्वरूप सिंह ने इनको मेवाड़ में क्या दे दी, शरण दे दी। जग मंदिर के अंदर इनको क्या दे दी, शरण दे दी। ये जानकारी भी आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने का, यहां पर भी एक जानकारी आई थी कि मेवाड़ की जो सेना है उसमें भी ये फुसफुसाहट होने लगी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तव के अंदर कहीं ना कहीं आटे के अंदर हड्डियों को तो नहीं मिलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर रिसालेदार हुआ करता था मेवाड़ की सेना का, जिसका नाम था अर्जुन सिंह। मेवाड़ सेना का एक सिपाही हुआ करता था, उसने कहीं ना कहीं उस आटे से बनी रोटी खाई। और रोटी खाने के बाद ये बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई हड्डियां मिलाई नहीं गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से अब ध्यान रखिएगा, यहां से जो सैनिक हैं वो सैनिक धीरे धीरे नीमच से कहां जाएंगे, चित्तौड़ के अंदर जाएंगे। तो इसके पीछे पीछे सेना भी जाएगी, ध्यान रखिएगा, सावर्स भी जाएगा। एजीजी जो है, एजीजी को शुरुआत में मना करेगा कौन, सावर्स, कि आपको विद्रोहियों का पीछा नहीं करना चाहिए। तो यहां से जो विद्रोही है वो यहां से धीरे धीरे कहां जाएंगे, चित्तौड़ के बाद बनेड़ा के बाद हमीरगढ़ के बाद शाहपुरा का शासक भी उनको क्या देगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, उनको रुकने की व्यवस्था करेगा, खाने पीने की व्यवस्था करेगा। इसी बीच में जब ये विद्रोही पहुंचेंगे तो रास्ते के अंदर कहते हैं निम्बाहेड़ा के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी होगा जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा मेजर जैक्सन। और जैक्सन के समय वहां पर जो लोकल लोग होंगे वो विद्रोहियों का साथ देंगे। और उसमें एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा ताराचंद। तो ताराचंद और जैक्सन के बीच में विद्रोह होगा और ताराचंद की हत्या कर दी जाएगी। ताराचंद को बंदी बना लिया जाएगा और उसको तोप पर लगा करके उसको उड़ा दिया जाएगा। अब यहां से सारे सिपाही कहां पहुंचेंगे, मैंने कहा फिर धीरे धीरे ध्यान रखें, चित्तौड़, बनेरा, हमीरगढ़, शाहपुरा के बाद ये देवली पहुंचेंगे। देवली के अंदर भी उपद्रव होगा, देवली के अंदर भी विद्रोह होगा। वहां का जो नवाब है वजीरुद्दौला, उसके खिलाफ परिवार के लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसका मामा था मीर आलम। ठीक है, इस तरह का विरोध हुआ और वो सब सैनिक इकट्ठे होकर के कहां चले गए, वो कहीं ना कहीं वापस उन्होंने कूच कर ली आगरा की तरफ और आगरा से वो दिल्ली चले जाएंगे। तो ये शुरुआत की बेसिक जानकारी थी इस क्लास के अंदर।
तो इतनी आपकी क्लास लंबी क्लास हो जाएगी। लंबी क्लास ना होकर के छोटी छोटी क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आज इतने तक का ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे की क्लास लेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक बड़े विद्रोह की। नीमच, दोबारा से एक चीज और देख लीजिए, अभी इसमें नीमच ही चल रहा है। नीमच में विद्रोह को देखिएगा। 2 जून कर्नल एबोट ने शपथ दिलाई। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि चुनौती दी, क्या आपने अंग्रेजों को अपनी शपथ दिलाई कि आपने अंग्रेजों जो आपने शपथ ली थी उसको आपने पूरा किया। 3 जून को रात्रि को विरोध होगा। डुंगला गांव का बहने का रूघाराम इनको क्या देगा, शरण देगा। 40 अंग्रेज परिवार बंधक बने हुए थे, ठीक है। मेवाड़ सेनार कैप्टन सावर्स ने इनको बचाया और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में इनको क्या दी गई, शरण दी गई। और शासक कौन है, शासक आपको पता ही है। शासक के तौर पर आपको याद रखना है स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आपको याद रखना है कौन, मेजर सावर्स। तो ये नीमच का विद्रोह हो गया। नीमच का विद्रोह, नसीराबाद का विद्रोह हमने आज पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह और सबसे महत्वपूर्ण है एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजन का विद्रोह। और उसके बाद हम लास्ट के अंदर देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी जगहों पर जैसे भरतपुर में, धौलपुर के अंदर, अलवर के अंदर भी छोटा छोटा आपको विद्रोह देखने को मिलेगा। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। छोटी क्लास इसलिए बना रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और जल्दी जल्दी चीजें आपको समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर मोटिवेट देंगे तो हम अच्छे से अच्छा और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।